Hello everyone, welcome to Palwara. Today we will be discussing about electric current in a conductor. Now in electric currents in conductor, we will be talking about charging and discharging of capacitors. Now when we talk about charging, what does it mean? It means that the capacitor is storing energy such that it comes to a point where the capacitor is completely charged. तो जब हम बात करते हैं इस चार्जिंग वाले केस के अंदर तो हम कहते हैं when a capacitor is connected to a battery, positive charge appears on one plate and the negative charge on the other. So एक पर्टिकुलर प्लेट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज. Second, the potential difference between the plates ultimately becomes equal to the EMF of the battery. So potential difference जो है प्लेट्स के बीच में that ultimately becomes equal to the potential difference of the battery. ठीक है. चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. द होल प्रोसेस टेक्स सम टाइम एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द बैटरी. तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम और इस पूरे प्रोसेस के अंदर व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द बैटरी. तो जब तक चार्जिंग हो रही है यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज बिल्ड अप हो रहा है तब तक इस पर्टिकुलर केस के अंदर कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता चला जा रहा है. करेक्ट. यहां तक समझ में आया. पॉइंट नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी टेकन टुगेदर इज शोन एज द रेजिस्टेंस कैपिटल आर. द कैपेसिटर हैज कैपेसिटी सब सी. तो यहां पे आपके पास जो रेजिस्टेंस है जितने भी आपने कनेक्टिंग वायर्स यूज कर रखे हैं उन सब का एक सिंगल रेजिस्टेंस आर बना देते हैं हम और क्या कहते हैं यहां पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग सी बोल देते हैं. ठीक. So once this is done, let us look at the circuit. तो हमारे पास यहाँ पे बैटरी है. We have a battery which is having an EMF of E, capacitance of C and resistance of R. यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है which is moving, which is as shown in the clockwise direction. ठीक है. क्या बोला है? Suppose the battery is connected at t is equal to 0. जैसे ही मैंने इस सर्किट को चालू किया t equal to 0 पे उस समय पे कैपेसिटर अनचार्ज था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था. जैसे ही मैंने इसको ऑन किया इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा. अब अगर इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज बिल्डअप होने लगेगा यानी कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर होने लगेगी. कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज होने लगेगा. करेक्ट. सो सपोज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द करंट इन द सर्किट आर q एंड I रिस्पेक्टिवली एट टाइम t. तो किसी भी टाइम t पे इस पे चार्ज q और करंट I होगा. राइट. The potential drop across the capacitor is Q by C. अगर हम कहते हैं किसी टाइम t पे इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है तो क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा Q by C हो जाएगा. तो वही हमने कहा है potential difference across the capacitor is given by Q by C and on the resistor it is Ri. तो क्या हम कह सकते हैं जब हम किसी भी टाइम t की बात कर रहे हैं तो करंट कितना है I है. I into R would be what? Would be the potential difference across the resistor. आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. कोई भी दिक्कत नहीं है. अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं. वी नो दैट करंट इज इक्वल टू dq by dt. यानी क्या मैं कह सकता हूं कि dq की वैल्यू कितनी है I dt यानी करंट की वैल्यू कितनी है dq by dt. करेक्ट. करंट की वैल्यू कितनी है dq by dt. नाउ यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ क्या हम लिख सकते हैं कि जो हमारी बैटरी का EMF था वो बराबर है कैपेसिटर के EMF के और रेजिस्टर के EMF के. राइट और रॉन्ग. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कैपेसिटर के क्रॉस था Q by C और रेजिस्टर के क्रॉस था कितना I into R और E को इधर लेके आ जाओ तो माइनस ऑफ E इज इक्वल टू 0. देख लीजिए यही एक्सप्रेशन लिखा है, कुछ नया नहीं है. तो हमें ये समझ में आ गया कि इस एक्सप्रेशन के साथ हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब I R की वैल्यू E माइनस ऑफ Q by C लिख सकते हैं और I को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dq by dt से. तो इस तरीके से हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है. अब इस एक्सप्रेशन में E into C माइनस ऑफ Q को नीचे लेके आते हैं, dt को ऊपर लेके जाते हैं, R को डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले आते हैं. जैसे ही हम इस मूवमेंट को करते हैं we basically apply the लिमिट्स के अंदर जब शुरुआत का समय है जब हमने सर्किट को कनेक्ट किया है उस समय पे चार्ज इन द कैपेसिटर कितना है 0 है और कुछ समय बाद कुछ टाइम के बाद द चार्ज इन द कैपेसिटर इज गिवन एज Q. ठीक है. अगर यहां तक कंप्लीट क्लैरिटी है तो हम क्या करेंगे अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा ln of E into C minus of Q upon PC is equal to T by CR.
क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर यहाँ तक एकदम क्लियर है तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमारे पास चार्ज आता है वो कितना आता है, Q is equal to C into E 1 minus e to the power minus of t by CR, जहां पे this gives a charge on the capacitor at any time, किसी भी समय t पे अगर हमें कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो तो हम इस एक्सप्रेशन में यूज करके आसानी से वह चार्ज निकाल सकते हैं। आई होप यहां तक कंप्लीट क्लैरिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t गिवन टू अस। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम कहते हैं जो मैक्सिमम चार्ज ऑब्टेन होगा एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे वो कितना होगा, वो होगा c into e, ठीक है। और एक टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं which is equal to c into r, the charge accumulated on the capacitor is given as, तो इस समय पे जो चार्ज accumulated होगा वह कितना होगा, वह गिवन होगा Q is equal to CE in bracket it will be 1 minus of 1 by E is equal to 0.63, ठीक है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? यानी वी कैन से कि 63.8% तक बेसिकली, और ये 63% तक चार्ज जो है वो कैपेसिटर पे आ जाता है आफ्टर अ वैल्यू t which is equal to a time constant value, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, 63% of the maximum charge is deposited in one time constant, and after one time constant the total charge of the capacitor is 63% of the maximum value. So this was all about charging of the capacitor. Now when we talk about discharging of the capacitor, तब क्या होता है? If the plates of a charged capacitor are connected through a conducting wire, the capacitor gets discharged, ठीक है। Suppose a capacitor जिसका capacitance C है, जिसका charge Q है, at t equal to 0, the plates are connected through a resistance of R, ठीक। Let the charge on the capacitor be Q and the current in the circuit be I at any time t, correct? So अब हमने कहा कि शुरुआत में if the capacitor is completely charged, जिसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज था वो कितना होगा, वो मान लेते हैं हम, वो होगा कैपिटल Q। और जैसे ही हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया तो इस सर्किट में कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होने के कारण अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग होने लगेगा। अब अगर डिस्चार्जिंग होने लगेगा तो इसमें ऑफ कोर्स चार्ज कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टर है वो अपनी हीट डिसिपेट कर रहा है, और रेजिस्टर जब अपनी हीट डिसिपेट करेगा तो हम कह सकते हैं किसी भी टाइम टी पे जो पहले चार्ज Q था उससे कम हो गया होगा। सो लेट अस अज्यूम द चार्ज ओवर हियर इज Q, और किसी भी टाइम टी पे यहाँ पे जो करंट था वो शुरुआत में जितना था उससे कम हो गया होगा। लेट अस अज्यूम द करंट इज I, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। नाउ वी नो कि यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होने वाला है, करेक्ट। तो हमने वही किया, हमने कहा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है वो बेसिकली इक्वल है, करेक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे Q by C minus of I into R is equal to 0। कैन वी राइट दिस? अगर आपको ये समझ में आया है तो क्या मैं यहाँ पे I को लिख सकता हूँ dq upon dt, so I can say that I is equal to dq by dt। Now once you know the value of I which is equal to dq by dt, so क्या मैं सब्स्टिट्यूट करने पे q by c minus dq by dt into r is equal to c, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ गया है आपको तो क्या करेंगे हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस को हम थोड़ा सा बेटर वे में इस तरीके से लिख लेते हैं, और इस तरीके से लिखने के बाद dq के नीचे q लेके आ जाएंगे, dt को टुवर्ड्स राइट ले जाएंगे, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन वी गेट। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू इंटीग्रेट दिस। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स रखनी पड़ेगी, और लिमिट्स कहां से कहां रखनी पड़ेगी? लिमिट्स की जब हम बात करते हैं सो लिमिट्स हम रखेंगे जब t इक्वल टू 0 था तब चार्ज Q था, जब t इक्वल टू t हो गया तो चार्ज कितना हो गया, Q। आई होप इतना आपको समझ में आया है। अगर इतना समझ में आया है तो देख लीजिए लिमिट्स 0 Q, t पे Q रखा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट डू वी फाइनली गेट? वी फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज Q एट एनी टाइम t due to discharging of the circuit, which came out to be Q is equal to capital Q e to the power minus of t upon RC, और discharging is complete only at t equal to infinity। यानी discharging complete करने का मतलब क्या है? discharging complete होने का मतलब ये है कि कब कैपेसिटर
अपना 100% चार्ज लूज कर देता है, तो 100% चार्ज लूज कर देता है, इसका मतलब स्मॉल q की वैल्यू 0 होनी चाहिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल q, ये तब 0 होती है when time is equal to infinity. So when time is equal to infinity, small q becomes 0, implies यानी कि पूरा का पूरा कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, वो किसी एक लिमिटेड टाइम में डिस्चार्ज खत्म नहीं होता है। अगर इतना समझ में आया है आपको तो आगे बढ़ते हैं। द कांस्टेंट Cr इज द टाइम कांस्टेंट, ठीक है, तो हमें पता ही एट t इक्वल टू Cr द रिमेनिंग चार्जेस। अब अगर हमारे पास चार्ज कैपिटल Q था तो रिमेनिंग चार्ज अब सिर्फ 0.37 Q रह जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद। इसका मतलब 63% डिस्चार्ज हो जाएगा आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। यानी आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग, तो 63% कैपेसिटर 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज आ जाता था कैपेसिटर में। और जब मैं डिस्चार्जिंग की बात करता हूं तो 63% चला जाता है डिस्चार्जिंग के अंदर। तो क्या ये समझ में आया आपको? So 63% of the discharging is complete in one time constant. एक टाइम कांस्टेंट में 63% डिस्चार्ज खत्म हो जाता है, करेक्ट? आगे बढ़े। सो अगर आपको इतना एकदम क्लियर है तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अप्लाई व्हाट वी हैव लर्न्ड टिल नाउ। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस इज गिवन टू अस एज 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 ओम्स का दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट निकालना है। Now we know when we talk about the time constant of a circuit, it is basically given as R into C. Correct? Now when we know the value of time constant is R into C, तो R की वैल्यू कितनी है? 2 ohms और C की वैल्यू कितनी है? 100 into 10 to the power minus of 6. So this value would come out to be how much? 200 microsecond or 0.2 मिलीसेकंड। एक बार चेक कर लीजिए, यही आंसर आपके पास क्या हो गया? टाइम कांस्टेंट। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट पार्ट पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बिफोर 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि Q जो होता है वो होता है Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t बाय टाइम, यही वैल्यू। अब हमसे बोला गया कि 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे? 99 Q अपॉन 100, सॉरी Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t बाय r। करेक्ट है। अब RC की वैल्यू तो हमें पता है, क्या यहाँ से वी कैन कैंसिल आउट द Q नॉट एंड Q नॉट वैल्यू। सो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ? क्या लिखूंगा यहाँ से? 1 by 100 is equal to e to the power minus of t by RC। करेक्ट है। और अगर ये चीज समझ में आ गई है आपको तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? e to the power t by RC implies what? log ले लेते हैं दोनों को। So 2 ln is equal to t upon RC implies t is equal to, put 0.2 over there, so this would be 0.4 ln of 10 millisecond, right? This is what? Millisecond. So यहाँ पे ये मिलीसेकंड है, ठीक है। अब इस ln 10 की वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं, तो आपको क्या प्रोसेस समझ में आ रहा है? अगर प्रोसेस समझ में आ रहा है तो देख लीजिए 200 माइक्रोसेकंड, और यहाँ पे उसी तरीके से एग्जैक्टली सॉल्व किया है हमने। और जब हम इसके अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे पास ln 10 की वैल्यू जो आएगी वो रखने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है वो कितनी आती है? वो आती है 0.92 मिलीसेकंड। आई होप आपको इतना एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कंप्लीट क्लैरिटी है तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही बेसिक चीजों पे है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं सब चीजों को आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। The plates of a 550 microfarad capacitor is charged to a 400 microcoulomb are connected through a resistance of 1 kilo ohm. Find the charge remaining on the capacitor 1 second after the connections is made. ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया
आपसे पूछा गया कि टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट इज गिवन एज RC, सो T tau is equal to RC. C की वैल्यू कितनी गिवन है? 50 माइक्रोफैरड, सो वी हैव जस्ट केप्ट द वैल्यू ऑफ 50 माइक्रोफैरड ओवर हियर। R की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 किलो ओम। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यू एज 50 मिलीसेकंड। अब यह वैल्यू किसकी है? दिस वैल्यू इज फॉर द टाइम कांस्टेंट, करेक्ट। अब t is equal to 1 सेकंड पे क्या t by RC की वैल्यू 1/20 आ रही है? अब यह निकालने की जरूरत क्या थी? यह निकालने की इसलिए जरूरत थी ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, राइट। क्या सॉल्व करने वाले हैं हम? हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर 1 सेकंड आफ्टर द कनेक्शन इज मेड। तो 1 सेकंड बाद के बारे में बोला गया है। तो क्या यहाँ पे एक डिस्चार्जिंग सर्किट के अंदर हम जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो करते हैं Q is equal to Q naught e to the power minus of t by RC। और अगर यह एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो t by RC की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट टू बी 20, राइट। सो हमने क्या किया? t by RC की वैल्यू 20 रख दी, नेगेटिव साइन इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर, तो e to the power minus of 20। q की वैल्यू कितनी है? 400। 400 कहां है भाई? 400 मैक्सिमम चार्ज देखिए यहां पे ये गिवन है। तो अगर यहां पे गिवन है तो लेट अस पुट द वैल्यू ओवर हियर, इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? 8.2 into 10 to the power minus of 7 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 सेकंड बाद जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वह होगा 8.2 into 10 to the power minus of 7 माइक्रोकूलम। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, एक एक चीज आपको परफेक्टली क्लियर है रिगार्डिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वी विल मीट in the coming video with a lot of good and informative topics that we'll try to understand each and every one of them. So see you in the next video. Thank you.